हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। 53वां वीडियो है ये, जिसमें कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर पर जो आधारित क्वेश्चंस हैं वो इसमें तैयार किए हुए हैं और लगातार मैं लेके आ रहा हूँ ये। और रेगुलर डेली एक वीडियो अपलोड हो रहा है, जिसमें कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने ये पूरी की पूरी सीरीज बनाई है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़ जाएं, जिसमें कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करना है। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ऑल का रेडियो बटन है वो आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद में सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसको क्लिक करते हुए सब्सक्रिप्शन लेना है, जिससे कि आपको एक भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी, जो कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपलोड करूंगा एमपीपीएससी जीके के पार्ट्स में और अन्य टॉपिक्स पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि मैं सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और साथ में वो सारे वीडियोस के लिंक जो कि यूट्यूब के माध्यम से मैं लेके आता हूँ, सभी के लिंक्स आपको वहां पर मिलेंगे। तो डायरेक्टली आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं जो कि मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं ये 53 वीडियो, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि अन्य सारे परीक्षार्थी भी इस वीडियो सीरीज से जुड़कर एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकें। चलिए शुरू करता हूं 53 वीडियो। लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मुद्रास्फीति, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के समय करों की दर में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर बने रहना, या फिर कमी वृद्धि दोनों होगी? तो उसका सही विकल्प है वृद्धि होगी। ठीक है ना। जब इन्फ्लेशन होता है उस समय जो टैक्सेस होते हैं उसमें वृद्धि की जाती है, और उससे जो वस्तु की उपलब्धता है और मुद्रा की साख दोनों में ही कहीं ना कहीं पे असंतुलन बनता है, और समाज में आर्थिक विषमता है। ठीक है ना। जो सोसाइटी है, जो पब्लिक है, उसमें आर्थिक विषमताएं डेवलप होती हैं, और कहीं ना कहीं पे इसमें जो आयात में है तो इंपोर्ट इसमें वृद्धि होती है। कहीं से भी सामान है तो इंपोर्ट में यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, और एक्सपोर्ट यहाँ से कम हो जाता है। ठीक है ना, अगर इन्फ्लेशन होता है तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत की संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, यानी कि उसमें शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर विश्वास की स्वतंत्रता? तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है जो कि संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं किया गया? तो वो है आर्थिक स्वतंत्रता। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त में जो नियुक्ति की चर्चा है संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ए 243, 234 के, 233 के, या फिर 232 के? तो इसका सही विकल्प है ए 243 के में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है ना, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना, उनकी संस्थाओं की जो अनुच्छेद होते हैं, ठीक है ना, उसमें ये शामिल किया गया है 243 के। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन था वो किस आयोग के सुझाव के आधार पर गठित किया गया था? रॉयल कमीशन, रेल कमीशन, हर्षल कमीशन, या फिर विलियन कमीशन? तो इसका सही विकल्प है रॉयल कमीशन। ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर है। और संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है ये ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स ने इसका गठन किया था, जो कि सिविल सर्विसेज की जॉब ओपन किए थे इंडिया में। और इसका गठन 1923 में रॉयल कमीशन ने किया था, और उसके बाद में ये पूरा लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है ना। देन उसके बाद में इसको फेडरल कमीशंस के नाम पर कन्वर्ट किया था, जिसको बोलते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है ना, याद रखना है आपको, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सर्विस कमीशन के नाम पर जानते हैं। और ये भारत शासन अधिनियम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ठीक है ना, उसके तहत इसका नाम बदल दिया गया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसका रखा गया था। ठीक है, फिर बाद में जब देश आजाद हो गया, उसको पूरी आजादी मिल गई, तब उसका नाम संघ लोक सेवा आयोग रखा गया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया फिफ्थ। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? भाग ये 11वां, भाग
14वां, भाग 15वां या फिर भाग 16वां। ये रोमन में लिखा हुआ है इसलिए क्लियर होना चाहिए आपको। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक ये आपको क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल, ठीक है ना, 315 से लेके 323 तक इसमें प्रावधान दिया गया है और ये संविधान का जो भाग है वो 14वां है, ठीक है ना। 14 चैप्टर में इसके बारे में पूरा प्रावधान दिया गया है और इसमें पूरा क्लियर किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। सिर्फ राज्य लोक सेवा आयोग नहीं, संघ लोक सेवा आयोग का भी इसमें पूरा का पूरा डिटेल में वर्णन दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का पूर्ण ऑडिट केग के द्वारा किया जाता है? केग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आरबीआई, भारतीय जीवन बीमा निगम, एयर इंडिया या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही विकल्प है एयर इंडिया। एयर इंडिया जो कि पब्लिक की शाखा यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनी है एयर इंडिया, इसलिए इसका जो ऑडिट है वो केग के द्वारा किया जाता है। बाकी आरबीआई, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक ये एक ऑटोनॉमस, ठीक है ना, ऑटोनॉमस संस्था है, तो इसका जिम्मेदारी केग के ऊपर नहीं होती है। और एक बार जब इसकी पूरी की पूरी ऑडिट हो जाती है, ऑडिट के बाद में ये केग अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, यानी कि राष्ट्रपति को देता है, फिर राष्ट्रपति इसको, ठीक है ना, संसद के दोनों सदनों में, दोनों पटलों पर प्रस्तुत करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चेयरपर्सन के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मानव अधिकार के संरक्षण के साथ उसके प्रभावी क्रियान्वयन के सुझाव भी इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था, या फिर इसमें कानून मंत्री जो होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही यानी कि गलत ढूंढना है, तो गलत कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना, ये सही नहीं है। इसके जो पदेन सदस्य होते हैं वो कानून मंत्री नहीं होते। बाकी तीनों की तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑल थ्री आर ट्रू, जो कि ऊपर के दिए हुए हैं तीनों के तीनों सही हैं। अच्छा, इसमें जो पदेन सदस्य होते हैं वो जो होते हैं वो नेशनल है ना, एनसीएससी, एनसीएसटी, ठीक है ना, जितने भी जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इनके सभी के इसमें पदेन सदस्य होते हैं, ना कि कानून मंत्री, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। और साथ में इसका जो गठन किया गया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी होनी चाहिए। ये हुआ था 12 अक्टूबर को, मैंने पिछले कई प्रश्नों में आपको बताया था, 1993 में इसका गठन किया गया था और ये केंद्र सरकार के अधीन होता है, केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं एमपीपीएससी वेपन्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन वाले जो बैचेस होते हैं उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम्स के कोर्सेज को और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी हैं, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी। साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स। यहाँ पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट, और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 फरवरी 2021 से और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें, फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे
यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट, जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से। एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस, जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सेलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड, जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए, प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में, और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा, और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा, और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और यहाँ पर जो प्लस बैचेस होते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के, वो लिमिटेड होते हैं, और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020, जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सिलेक्ट करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है, और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला वो क्लिक करना है, जिससे आपको प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा, और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में। और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं, जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइजेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न आ गया 8वां, रियायतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। सरकार एक एक किसान से मालगुजारी की सीधी वसूली करती थी, या फिर कृषक को जमीन का मालिक होने की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, या फिर किसान को भू स्वामित्व प्राप्त नहीं था, या फिर सभी सही है। तो इसका जो केवल ए ऊपर वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही है। इसमें सरकार एक एक किसान से माल गुजारी की सीधी वसूली करती थी, और इसमें रियायती वाली व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें कि किसान ही इसमें भू का जो जमीन है उसका स्वामी होता था, और जिस कारण से इस पे जो किसान पर जो प्रत्यक्ष रूप से जो भी खर्चा होता था भू स्वामी होने के कारण, तो उसमें भू राजस्व का भुगतान करने के लिए वो सीधे के सीधे किसान ही इसमें उत्तरदायी होता था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट।
अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित अभिलेखों को सही कालक्रम के अनुसार कौन से हैं ये बताने हैं। मेहरौली स्तंभ अभिलेख, अवसरण अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या फिर एहोल अभिलेख। तो नीचे दिए गए जो कूट है उसमें से सही कूट कौन से हैं ये अपने को बताना है। तो इसमें से ए बी सी डी, तो इसमें से सही जो है वो डी है, यानी कि सबसे पहले जो अभिलेख प्राप्त हुए थे वो इलाहाबाद वाले प्राप्त हुए थे, फिर उसके बाद में मेहरौली वाला सेकंड नंबर पे आया, फिर आया चौथा नंबर जिसको कि थर्ड लगा रहा हूं मैं, फिर अवसरण अभिलेख, ठीक है ना, ये आया, ठीक है ना, ये चौथे नंबर पर। तो ये इसका कालक्रम सही है, ठीक है ना। जो इलाहाबाद स्तंभ है ये समुद्रगुप्त के इतिहास को बताते हैं, ठीक है ना, इलाहाबाद वाले। फिर उसके बाद में अगला जो अभिलेख है वो है कौन सा, इलाहाबाद वाले हो गए। फिर उसके बाद में मेहरौली का स्तंभ, जो मेहरौली के अभिलेख हैं, ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी जो मिलती है, ठीक है। फिर अवसरण अभिलेख के बारे में इसमें जानकारी है मेरे पास में, जो कि 8वें शासक आदित्य सेन, गुप्त वंश के जो आदित्य सेन है उसके बारे में जानकारी इसमें मिलती है। और मेहरौली स्तंभ लेख में दिल्ली का जो मेहरौली वाला स्थान है, ठीक है ना, वहां पे जो लौह स्तंभ प्राप्त हुआ है कुतुब मीनार के पास में, जो लौह स्तंभ नहीं है वो लौह स्तंभ, ठीक है ना, वो सेकंड नंबर पे ये आता है, उसके साक्ष्य इसमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगला जो है वो एहुल का अभिलेख है। तो एहुल अभिलेख में बादामी के जो चालुक्य शासन है, पुलकेशन द्वितीय, ठीक है ना, उसके साक्ष्य इसमें मिलते हैं और ये संस्कृत भाषा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताना है। कनिष्क, हर्ष, पुलकेशन या फिर विक्रमादित्य। तो इसका सही विकल्प है कनिष्क। कुषाण वंश की सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाई जिस राजा ने, उसका नाम था कनिष्क, ठीक है ना। और इन्होंने ही 78 ईसा पूर्व, ठीक है, एक संवत की शुरुआत की थी, ठीक है ना। जो संवत होता है ना, शक संवत, विक्रम संवत, उसमें से एक संवत की शुरुआत इन्हीं ने ही की थी, ठीक है। क्लियर हो गया। और इनके ही शासन काल में कुंडल वन, जो कश्मीर की चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी ना, वो इन्हीं के शासन काल में हुई थी, जो कश्मीर में हुई थी, कश्मीर की कुंडलपुर में जो हुई थी ना, वो बौद्ध संगति इन्हीं के शासन काल में हुई थी और उन्हीं ने करवाई थी, ठीक है ना, कनिष्क ने। ये भी क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मोहनजोदड़ो के समय जो सबसे बड़ा भवन था वो कौन सा था। विशाल स्नानागार, धान्यगार या फिर स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान। तो इसका सही विकल्प है सी, धान्यगार जो था जिसमें कि अनाज रखा जाता था, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा भवन था मोहनजोदड़ो के समय। अगला प्रश्न आ गया 13वां, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है। पीट्स इंडिया एक्ट, वॉर्न हेस्टिंग या फिर डक्टिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा या फिर वारनाकुलर प्लेस एक्ट कर्जन के द्वारा हुआ या फिर एल्बर्ट बिल जो रिपिन के द्वारा हुआ। तो इसमें से सही कौन सा नहीं है। तो सही है वारनाकुलर जो प्रेस एक्ट था ये कर्जन ने नहीं किया था, बल्कि ये किसने किया था, ये लॉर्ड लिटिन ने किया था, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये किसने किया था, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड लिटिन के द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था, इनकी सबके आपको सन भी याद होना चाहिए, 1877 में, 1877 में वारनाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, 1877 में लॉर्ड लिटिन के समय में। इसके बाद में जो पीट्स इंडिया एक्ट है ये कब हुआ था, ये 1784 में हुआ था ये। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा हुआ था, ये 1848 में हुआ था। और एल्बर्ट बिल रिपिन लेके आए थे, ये लेके आए थे 1883 और 84 के बीच में, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, चंपारण में गांधी को आमंत्रण किसने दिया था। राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरुल हक या फिर कृष्ण सहाय। तो इसका सही विकल्प है राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रण दिया था चंपारण में। जो जिस समय की चंपारण में क्या होता था, नील की खेती होती थी, तो नील की खेती के विरोध में इनको इनवाइट किया गया था, ठीक है ना, राजकुमार शुक्ल ने। और ये लखनऊ में मिले थे, गांधी जी से मुलाकात की थी 1916 में, 1916 में मुलाकात की थी। और गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए थे, 1915 में अफ्रीका से ये इंडिया लौटे थे। देन उसके बाद में
सबसे पहला जो आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन ही था, जिसमें कि नील की खेती के विरोध में इन्होंने चंपारण आंदोलन किया था। इसमें होता क्या था, इसमें अंग्रेजों की जो भी कृषि भूमि होती थी उसका तीसरा मतलब 3/20वां भाग, ठीक है ना, 3/20वां भाग जो होता था उसमें नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है ना। और नील की खेती जहाँ पे भी होती थी वो पूरी की पूरी भूमि खराब हो जाती थी। तो इस कारण से इसके विरोध में ये आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। और ये उनकी सत्याग्रह पे प्रयोग करने वाली ये पहली घटना थी, यानी कि सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण का सत्याग्रह, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन वही प्रश्न आ गया, तो ये प्रश्न का मैंने आंसर बता दिया। राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था इसको, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी को चंपारण में। और इसके बारे में पिछले प्रश्न में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक बटन जरूर प्रेस करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य वो विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरी इस सीरीज से जुड़कर एमपीपीएससी के वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो करना क्या है आपको, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही लाइन में पड़ा हुआ है, फर्स्ट सेकंड लाइन में, वहां से आप टेलीग्राम की लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप वो सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स हिंदी में और साथ ही साथ में वो सारी वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्रिएट कर रहा हूँ। तो उन सभी को आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं टॉपिक वाइज। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो कल फिर आपको मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।